प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं। मैं आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। निज़ामी साहब आज हमारे साथ वाया स्काइप दुबई से मौजूद हैं और कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहता हूँ क्योंकि हंगामा आराई जो पार्लियामेंट में हुई है, जिसकी वजह से सेशन को चलाना ही मुमकिन ना रहा। इस हंगामा आराई में आम तौर पर तो ये होता है कि एग्रेसिव बिहेवियर अपोजिशन का होता है, लेकिन अगर शदीद नारेबाजी हुकूमती बेंचों से होने लगे, यहाँ तक कि बात गालियों तक जा पहुँचे, तो फिर पार्लियामेंट तो नहीं चल सकती और इसका इल्ज़ाम तो फिर हुकूमत के सर जाएगा। आज सुबह जो भी पार्लियामेंटी लीडरान हैं उनकी एक बैठक हुई, उस हवाले से ये बिल्कुल कल का मौजू डिस्कस आया कि जो मोहतरमा शाज़िया मरी की स्पीच के टाइम पे जो हमारे अमर न्याजी हैं वो उठे हैं और उन्होंने कुछ उन चीज़ों के बातों के ऊपर एतराज़ किया और आपस में पीपल्स पार्टी और PTI के जो MNAs हैं वो लड़ गए, जो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन वो होता है जिसको पेशेंस हो, जिसका टॉलरेंस हो, जो बर्दाश्त जिसमें हो, कम से कम वो सुने और उसकी वो अपनी बारी के ऊपर बात करे। ये नहीं होना चाहिए था। और आज स्पीकर चैम्बर में उन दोनों की मुलाकात करा के और वो ख़त्म किया, मगर स्पीकर ने फिर भी मुनासिब ये समझा कि आप हाउस के अंदर आके और माजरत कर लें, और उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को माफ़ी मांगी और अच्छी बात की उन्होंने कि ये हमसे नहीं होना चाहिए था मगर हमसे गलती हो गई है। बात सिंपल में ये है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे अपोजिशन चाहे गवर्नमेंट, ये यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर देते हैं गवर्नमेंट की, मगर मैं समझता हूँ हर पार्लियामेंटेरियन की एक इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट जो आवाम इलेक्ट करके जिन बंदों को यहाँ पे भेजती है कि कम से कम पार्लियामेंट स्मूथ तरीके से चले। मगर हर पॉलिटिकल पार्टी में चंद लोग ऐसे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस किस्म की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये माहौल ख़राब होता है। मगर लीडरशिप जो है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये चाहती है कि अब ये जमहूरियत चलनी चाहिए और ये पार्लियामेंट के अंदर जो ये मस्ती मजाक और जिस किस्म का एक इमेज जाता है वो नहीं जाए। सब लोगों की ख्वाहिश ये थी कि इसको आपस में मिला के और इसको ख़त्म किया जाए, तो सब लोगों ने ये फ़ैसला किया। उसके बाद जो है ये मरहला आगे बढ़ा और पार्लियामेंट आज जो है काफ़ी स्मूथ तरीके से चली। आज ऐसा कोई मैटर नहीं। निज़ामी साहब सर जी, ये वाकई ये जब से हुकूमत आई है ये ऑपोजिशन मोड में। आपको पता है मैं आज ही शंघाई से यहाँ पहुँचा हूँ दुबई, तो मुझे वहाँ चीन में जो किसी ने मुझे वो पुराना चीन का किस्सा याद दिलाया कि जब चेयरमैन माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया तो सारे चाइना में टर्मोइल शुरू हो गया। पूरी आबादियों को शहरों से निकाल के गांव में भेज दिया गया और कई किस्म की सूरत हाल पैदा हुई क्योंकि वो इनकलाबी सूरत हाल थी। तो किसी ने पूछा माओ से कि भाई ये क्या ये सूरत हाल कैसी है, तो उसने कहा द सिचुएशन इज एक्सीलेंट, यानी कि बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकलाब बर्पा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यही अगर आप देखें तो रमेश कुमार साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। यही वाकई PTI की भी साइलेंट मेजॉरिटी यही चाहती है, बाकी की भी चाहती है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत शोर मचाते हैं वो वाकई लगता है कि एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन में है। और जब तक PTI की लीडरशिप की तरफ से इनको नुकेल नहीं डाली जाएगी, ये मामला जो है, ये मैंने कल भी अर्ज किया था, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। मेरा मतलब है कि कौम के पैसे कौमी असेंबली के इजलास के इनेकाद पे होते हैं, इनको ट्रैवल अलाउंस भी मिलते हैं, टिकटें भी मिलती हैं। मौजूदा हुकूमत ने इनके तल्लों में और इजाफा कर दिया है, तो कुछ काम भी करना चाहिए बजाय ये नॉन सीरियस एटीट्यूड के। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, वो अपोजिशन है, हुकूमत है? क्योंकि शाज़िया मरी साहबा की जो गुफ्तगू है, अगरचे वो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी खातून है आपकी तरह, लेकिन किसी एक न्याजी के ख़ास जंग में एक किरदार पर और उसके भी मुहर्रिकात मुख्तलिफ हो सकते हैं, उस पर एक संजीदा बहस अलहदा भी हो सकती है। तमाम न्याजी कौम को इस तरह से मुखातिब करना, जिस पर फिर एक ईवान में बैठे हुए एक न्याजी मेंबर जो थे उन्होंने वो गालियों पर उतर आए, तो आप नहीं समझते कि कम से कम पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार पार्लियामेंटेरियन जो हैं, वैसे तो माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए?
देखिए, मैं कल हाउस में नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से सेंटेंसेस पर ये झगड़ा हुआ है, झड़प हुई है। लेकिन उससे पहले जब राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, उस वक्त भी यही शख्स जिसके जो अभी इनके शाज़िया मरी की स्पीच में प्रोवोक हुए, तो वो उठकर हर मरहले पर डिस्टर्ब कर रहे थे। हर मरहले पर वो बहुत अग्रेसिव उनका एक बिहेवियर था और बहुत लग रहा था कि मेंबर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। बार बार उनको स्पीकर साहब बिठा रहे थे, उनको उनका विप बिठा रहा था, लेकिन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल उनका बिहेवियर था इस मेंबर का। मुझे हैरत हुई थी कि इस किस्म के मतलब पार्लियामेंट में तो एवरीथिंग इज़ अबाउट लैंग्वेज एंड बिहेवियर, हर चीज़, और उस पे ये शख्स जो है बार बार खड़े हो रहे थे। देखिए, पार्लियामेंट को ऑर्डर में रखना एक तो स्पीकर का काम है, दूसरा ट्रेजरी बेंचेस में फ्रंट बेंचेस ऑर्डर जो है वो मेंटेन करती हैं अपने रवैये से, अपने पेशेंस से। ऑपोजिशन का तो काम है ये अगर कल झगड़ा होता है उसका एडवांटेज तो ऑपोजिशन को मिलेगा। तो ऑपोजिशन तो चाहती है कि गवर्नमेंट से सवालात पूछे, गवर्नमेंट को एम्बैरस करे, गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट रखे, फिलिबस्टरिंग करे। ये सारे टैक्टिक्स हैं जो ऑपोजिशन यूज़ करती है, लेकिन हुकूमत जो है कभी भी प्रोवोक नहीं होती। हाँ, अगर ऐसी कोई गलत बात थी तो उसकी भी आप खड़े होकर उसी अंदाज में जब आपकी बारी आती तो आप रिस्पॉन्ड करते। ये क्या बात है कि आप वही कंटेनर वाला जलाओ, घिराओ, डंडे लगाओ, पीटीवी बंद करो, ये सारी चीज़ें अब पार्लियामेंट में अंदर आ गई हैं। और जो लीडर साहब हैं इनके वज़ीर आज़म साहब, जिनकी एक कमिटमेंट थी कि पार्लियामेंट में हर हफ्ते आएंगे और सवालात के जवाब देंगे, वो तो हर मौके पर पार्लियामेंट से भी गायब, अब मुल्क से भी गायब। और अगर चीन गए ऐसे मौके पर जब मुल्क में वाकई एक फसाद वाली सूरत हाल थी, केओस था, तो कुछ लेके आते चीन से। अब लेके सिर्फ एक कोई खलाई एग्रीमेंट हुई है जिनके ऊपर इनको लफ्ज़ खला जो है दिमाग पर बैठ गया है और वो निकलता नहीं है दिमाग से उनके। इमरान खान साहब की मैं जो इनके हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुल्क से बाहर जाते हैं तो मुल्क की गिला शुरू कर देते हैं, वाइट कॉलर क्राइम की बात कर देते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा वज़ीर आज़म अपने मुल्क का अच्छाई, तो आप ज़रूर जब बाहर जाएंगे आप अच्छाई की बात करेंगे, लेकिन आप अपने हाउ कैन यू वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो भी चीन के पास जाकर आप ये बात करें। वो भी उनके कोई एलीट ग्रुप था जिनको उन्होंने एड्रेस किया, वहां पर आप इस किस्म की वाइट कॉलर क्राइम। इस पर तो वैसे कल बात हुई थी जब तो इस पर जो जवाब आया था ना जी हुकूमत का, हमारे साथ इत्तेखाद दुरानी साहब थे, वो कह रहे थे कि जी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में करप्शन का बहुत बड़ा मसला है और वो अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ के करप्शन इंडेक्स को देखे बगैर तो वो नहीं कर रहा, तो उनको तो पहले पता है, तो हम तो उनसे मॉडल मांग रहे हैं। चूंकि निजामी साहब कुछ कह रहे हैं, इस किस्म का जवाब है। क्या चीन में करप्शन नहीं है? चीन में करप्शन नहीं है? कभी आपने चीन के प्रेसिडेंट या उनके हायर जो एशेलॉन्स में बैठे हुए हैं लोग, उनसे कभी सुना है कि हमने जी हमारे मुल्क में बड़ी करप्शन है? जी निजाम पाकिस्तान में आके उन्होंने ये कहा है। वो तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सीपेक की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं। लीडर अपनी विजन, आप विजन दें, आप विजन दें कि आप प्रोग्रेस देंगे, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें। इतना ही शौक है आपको करप्शन के खिलाफ झगड़ने का, तो आप कहें कि मैं अपने मुल्क में ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आता हूँ। उठा के आपने गिला शुरू कर दी अपने मुल्क की। जी जी निजामी साहब। तो साहब मैं ये अर्ज कर रहा था, जी कल भी मैंने इशारा किया था, मैं चीन में 4 दिन रह के आया हूँ, जहाँ मैंने ग्लोबलाइजेशन पे और मीडिया पे और बाकी वाले स्तर पे जहाँ उनके आला अहदेदारों ने बातें की हैं। ये नफीसा शाह साहब सही कह रही है, चीन में बहुत सारे मामला हैं ऐसे जिससे हम अग्री नहीं करते। मसलन तिब्बत का मसला है, ह्यूमन राइट्स के मसले जो हमारी तरह उनके जो मामला हैं उसमें हम दखल नहीं देते, उनके इंटरनल मामला हैं। लेकिन उनका सारा जो जोर था ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी अमेरिका का नाम लिए बगैर, ये नहीं कि गाली गलौज, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांस। हमें ही पता है बहुत सारी बातों का चीन का, लेकिन ये तो नहीं कि चीन
वाले शुरू हो जाएं कि जी हाँ हमारे यहाँ तो ये मसला है या वो मसला, ये उनके अपने मसले हैं। तो वहां जाके इस फोरम पे प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, चीन का टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए थी, ट्रेड की बात करनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट की बात करें। सही है। वैसे मजमूई तौर पर मैं चाह रहा था कि जरा नफीसा शाह साहब अगर अपनी राय का इजहार कर दें कि मजमूई तौर पर इन्होंने चीन को किस तरह से देखा। मैं इसके ऊपर एक मिनट असद जी इसके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए बात सिंपल में ये है कि आजकल एक ग्लोबल दुनिया के अंदर हर मुल्क को एक दूसरे मुल्क का पता है। जो एम्बेसीज होती है वो सारी चीज़ें बताती हैं कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। ये अच्छी बात है कि अपने मुल्क की सीक्रेसी जो रखी जाए, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुँचे। मगर इस वक्त जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो आई नए पाकिस्तान के नारे के ऊपर है कि पाकिस्तान इस वक्त जितने सर ये वहां चाइना में जाके कहने की क्या जरूरत है। सवाल तो ये है ना कि ये करप्शन साहब का हमेशा करप्शन का तो मैं समझता हूँ एज ए रियलिस्टिक है कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम बल्कि खुदकुशी कर लेंगे, नहीं लेंगे तो आप कर्जे ले रहे हैं ना, आप तो ये नारों वाली बात तो ना ही करें तो बेहतर है। कौन से नारे पे आए थे? नहीं, एक रियलिस्टिक होके और अपनी ऑनेस्टी दिखाने के लिए अगर वो बात भी करते हैं कि ये माजी में मसले मसाइल ये थे, अब इन मसले मसाइल नहीं होंगे, और अपनी आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट करके और बताते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नहीं है, तो हर चीज़ के कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डीमेरिट होते हैं। डॉक्टर साहब उसमें मसला ये है कि वो नफीसा साहिबा की बात वो ज़्यादा बेहतर है। वो ये कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें कि जी हम शफाफियत लेकर आ रहे हैं मुल्क में, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क के माजी में तो इतनी करप्शन हो गई है, लूट कर हमारे ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो खा गए हैं, तो शायद वो मुनासिब फोरम नहीं है इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करने का। वही बात किसी बेहतर अंदाज में भी। जी देखिए, मैं लफ्जों का चुनाव जितना अच्छा हो उसमें कोई शक नहीं है, वो बेहतर होता है। राइट। अब इसमें नफीसा साहिबा एक चीज़ जो आसिफ जरदारी साहब ने कही, वो ये कहते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है वो कशकोल लेकर दुनिया में घूम रहे हैं। हमने तो ये कशकोल नहीं उठाया था, और उन्होंने कहा कि हमने जिस हालात में हम डील करके नहीं आए थे, फिर भी हमने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाया और चलाकर दिखाया। मजमूई तौर पर जो हम समझ रहे हैं और जो तबसरे हो रहे हैं वो ये कि सऊदीया का जो दौरा है उसको बड़ा खुशाइन समझा जा रहा है, और जिस तरह से डील चाइना में हुई हैं, कारोबारी डील्स हुई हैं, अगरचे वो उस तरह की नहीं है कि आपको कैश की सूरत में कुछ पैसे मिल जाएँ या कर्ज की सूरत में मिल जाए, अगरचे वो नहीं हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो अच्छी और पॉजिटिव डील्स हैं। तो ये मुखालिफत, क्योंकि जो इकॉनमी इमरान खान साहब को मिली है उसमें तो वो जो कुछ कदम उठा रहे हैं शायद उसकी बेहतरी ही के लिए उठा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से तनकीद का निशाना बना रही है पीपल्स पार्टी इमरान खान के इन इक़दामात को? देखिए, खुद इन्होंने एक हवा क्रिएट की बिफोर दे लेफ्ट, तो इनके खुद वज़रा, इनके मुख्तलिफ जो स्पोक्स पर्सनस हैं, उन्होंने फीलर्स दे दिए, और एंकर्स ने, मैं एक खुद शो में बैठी हुई थी, उन्होंने एक फीलर दिया और फिर एंकर ने कहा कि जी बड़ी खुशखबरी, बड़ा पैकेज आने वाला है जी चीन से, जी $6 अरब से भी ज़्यादा आने वाला है, ये है वो है। ये खुद उन्होंने एक हवा छोड़ी, ठीक है। और फिर जब वापस वहाँ गए तो एमओयूज़ तो जी 5 ब्यूरोक्रेट चले जाएं तो 50 एमओयू तो वो साइन हो जाते हैं। एमओयू क्या है? MOU इज जस्ट एन अग्रीमेंट के वी विल वर्क ऑन डिफरेंट इशूज। अब वो आके एक मुआहदा, दो इशूज, एक करेंसी स्वैप की बात कर रहे हैं। करेंसी स्वैप तो आसिफ अली जरदारी साहब उस जमाने में उन्होंने अग्रीमेंट उनकी कर दी थी। पाकिस्तान को क्या युआन को फायदा होगा या पाकिस्तान के रुपये को फायदा होगा या दोनों को विन विन सिचुएशन होगा, इसको एनालाइज करना होगा इकोनॉमिस्ट्स को। फिर दूसरा एक खलाई अग्रीमेंट ये लेके आ रहे हैं कि कोई खला में एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। अब इस किस्म के एजुकेशनल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल MOUs तो हर किसी मुल्क के साथ हो जाते हैं। आज आप उठा के साउथ अफ्रीका चले जाएं, 50 आपके MOUs हो जाते हैं। आप उठा के UK चले जाएं, 50 आपके MOUs आ जाएंगे। व्हाट वाज डिफरेंट? इमरान खान साहब की क्या वैल्यू एडिशन थी, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। क्या आप एक जब इधर वापस आएंगे तो क्या हमें बताएंगे? मैं आपसे एक सवाल क्या विनर होके आए हैं या सेम स्टोरी एज यूजुअल? जी निजामी सर, सवाल करना चाह रहा था कि जरा थोड़ा सा मौजूद से जरा आगे चले। जी सरदारी साहब ने कई दफा कह चुके हैं, शायद आज भी कहा या कल उन्होंने दोबारा कहा कि उनके इर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उनको प्रोसिक्यूट करने की तैयारी हो रही है। ये कोई असल खतरा है कि जरदारी साहब को कोई ये किसी वजह से सीन से हटाना चाहते हैं या इमरान खान साहब का जो असूली मौकफ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है?
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जवाब अगर आप ब्रेक के बाद दे दी, और इसका जवाब देने के साथ जो जिस तरह से निज़ामी साहब ने कहा कि घेरा तंग हो रहा है, जरदारी साहब का ये मानना है कि मेरे खिलाफ, लेकिन साथ ही साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है शरीफ ख़ानदान की सज़ा मअतली के फ़ैसले के हवाले से कि उसको मअतल कर दिया जाए, जो फ़ैसला आया था हाई कोर्ट से, तो उसमें भी जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इंदिया दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें भी कोई खुश आइन चीज़ें नज़र नहीं आ रही शरीफ फैमिली के लिए। और ये इंदिया यह दिया गया है कि शायद ये वो सवालात उठाए गए हैं ख्वाजा आरिफ साहब से जिसका जवाब चीफ जस्टिस को और अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। तो इस पर भी बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक मुख्तसर ब्रेक के बाद टेकअप करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो निज़ामी साहब ने जो सवाल किया डॉक्टर साहब आपसे कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जो केसेस चल रहे हैं उसको देखकर तो वाकई लगता है कि घेरा तंग हो रहा है, लेकिन क्या ये मेरिट पर नहीं हो रहा आपके ख्याल में? देखिए, ये जो फेक केसेस, फेक अकाउंट्स की जो बात हो रही है, ये तो हमारी पार्टी बार बार यही सवाल कर रही है कि FIA वो नाम बताए कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऑब्वियसली ये तो एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कहाँ से पैसा गया, किसके पास आया, उनके नाम बताएं। जो फालूदे वाले के ऊपर अकाउंट बन रहा है, दूध वाले के ऊपर अकाउंट बन रहा है, अपेरेंटली जो इंफॉर्मेशन मुझे है, हो सकता है, और मैं टेक इट अप इन द फाइनेंस कमेटी पहली मीटिंग में, कि ये पाकिस्तान में टैक्स इवेजन के लिए बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इट सीम्स कि इट्स नॉट समथिंग कि और इसको स्लांट करके आप इन्होंने एक हर फेक अकाउंट की बात करते हैं तो जरदारी साहब का ये नाम लेते हैं। क्यों? जो जिस ग्रुप ऑफ कंपनी, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिसके ऊपर है कि भाई 12 करोड़ इसमें किसी ज़माने में एक अकाउंट से दूसरे गए आए, पहले तो ये भी प्रोवाइडेड फॉर है, ये उनके ऑडिटेड जो है अकाउंट्स में इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब खुद जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में है ही नहीं, तो हर चीज़ पर आप उनको मलाइन करें, आप उनका एक मीडिया ट्रायल करें। और पहले भी इस किस्म के देखें तासुर दिए गए कि -1, -2, माइनस दिस, माइनस दैट। आप किसी को भी सियासत से माइनस या प्लस नहीं कर सकते जब तक वो जमात, वो लीडरशिप जो है अवाम में मकबूल है, तो ये माइनस और प्लस नहीं हो सकती। हाँ, आप करप्शन के ऊपर एक्शन दें और अक्रॉस द बोर्ड आप एक्शन लें। पहले भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर केसेस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर कई केसेस बने और उन्होंने उसको लीगली फाइट किया। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कई केसेस बने, उनकी कन्विक्शन नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 11 साल जो है वो जेल उन्होंने काटे, लेकिन उन्होंने लीगली फाइट किया। और मल्टीपल, उनके मेरे ख्याल से 80% उनकी पॉलिटिकल लाइफ की केसेस फाइट करने में गुजरी है, लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं हुए यही केसेस। और फिर आपने जस्टिस कयूम और इन सारे, जब ये टेप्स आ जाती हैं तो फिर पता चलता है कि पॉलिटिकल एंगल ही है जिनकी वजह से ये केसेस बनाए गए। सही है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के पास क्या अथॉरिटी है कि वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखें, पहली चीज तो ये है कि ये जो रमेश कुमार साहब, इस पर आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया जी, आप कह लीजिएगा, जरा निजामी साहब का भी एक सवाल ले लें, साथ ही दोनों का JIT बनी। जी रमेश साहब, मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहे हैं आप जी, ये जी ये नवाज शरीफ को भी शिकायत है, जरदारी साहब को भी ये शिकायत है। ये अगर सारा कुछ मान लिया जाए तो ये कौन सा ऐसा गैर मरई खुफिया कुव्वत है जो सामने नहीं आती, और वो कहते ना कि ये दीवार का लगाया जा रहा है, डिवाइस किया जा रहा है। तो ये आया PTI की पॉलिसी है, PTI से बाना, आप जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में एक बॉस होता है जो किसी को नजर नहीं आता था, कोई उस तरह की गैर मरई कुव्वत है जो पाकिस्तान में एक ऐसा उन्होंने इंतखाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाई की रीत चलाई है कि सभी उसकी जद में आ रहे हैं। ये कुछ थोड़ा सी नैब भी जो है वहां पर उनके चल रही है, FIA भी उनके ताबे है, बाकी JIT जो जिन इदारों की बनती है वो तो है ही। खैर, तो ये क्या हो रहा है? आप क्या इसको निजामी साहब, जी जी
इब्राहिम साहब, आप मुझसे ज़्यादा जो वाकिफ़ हैं कि माजी की हुकूमतों में क्या क्या किस किस अदवार में कितनी करप्शन होती रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो ऑनेस्ट जज साहिबान हैं, आप कोसा साहब, गुलजार साहब, साकिब निसार साहब, आप हर एक की क्रेडिबिलिटी से भी वाकिफ़ हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस में आने वाले नहीं हैं, किसी प्रेशर में वो आने वाले नहीं हैं। जो करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। अगर मियाँ साहब का केस था तो वो खुद 184(3) के तहत गए और सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई और ये आगे मैटर बढ़ता गया, आज इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं। आज अगर उन्होंने अपील की बात की है तो जब एहतसाब अदालत से अगर 10 साल की सज़ा हो जाती है तो उसको 1 साल तक हाई कोर्ट को होती है जुरिडिक्शन के, उसको ज़मानत दी जाती है, उसको रिहा किया जाता है, मगर 10 साल के ऊपर नहीं होता है, जिसकी वजह से नैब ने अपील की है। जो आज साकिब निसार ने उसके ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, जो अपनी जजमेंट दी वो आपने सुनी। अब आ जाएं FIA वाले मैटर के ऊपर। देखें FIA वाले, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट हर हफ्ते किसी न किसी इशू के ऊपर मुझे भी बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। मेरे सामने 2-3 मरतबा ये हेयरिंग हुई। FI का ये ओमनी ग्रुप का जब मसला उठा, और ओमनी ग्रुप किसका है, किसके साथ रिलेटेड है, इस वजह से जो है ना आसिफ से बात जुड़ती गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें आती गई। जो फेक अकाउंट है वो जब एक ट्रांजैक्शन FIA ने उसकी JIT के बाद, जब उसकी JIT बनी, जब एक से दूसरे के तीसरे अकाउंट में जो अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हुई है कि किसने पैसा किस अकाउंट में डाला, उससे किस अकाउंट में गया, उससे किस अकाउंट में गया, उस दौरान ये सारी चीज़ें जो आई हैं कि किस किस के अकाउंट है, फिर ये पूरा एक कंसोर्शियम फेक अकाउंट का बन गया कि इस तरीके से ये टोटल मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जो अब इसको सिर्फ FIA नहीं देख रही है, उसकी सुपरविजन कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस की सरबराही में वही जज साहबान कर रहे हैं, ऑनेस्ट, जो आप भी उन सबको जानते हैं, जो किसी चीज़ में आने वाले नहीं हैं। हम अगर ये पाकिस्तान के अंदर रवायत है, हम कितनी भी इलेक्शन को फेयर कर लें, मगर जब इलेक्शन जो बंदा जहाँ पे हारता है वो दूसरे को मुबारक देने के लिए नहीं आता, वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है। जब किसी के पास कोई केस किसी के ऊपर होता है तब भी यही रवायत है कि वो कहता है कि मेरे ऊपर जो झूठा केस बनाया गया। हमें बैठ के सिस्टम के ऊपर सारे पार्लियामेंटेरियन को पॉजिटिव रोल लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट, ये अपोजिशन का तस्वर खत्म होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम अवाम के नुमाइंदे, अवाम की खिदमत के लिए, पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए हम काम करें। मेरी बहन ने बात की MOU की, लेकिन MOU एक होता है इनिशिएटिव। आप अगर कहीं पे भी जाते हैं, किसी के साथ कारोबार करते हैं या किसी के साथ, आप ये ज़हन से निकालें कि चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है। चाइना और इंडिया एक ऐसे बिजनेसमैन कंट्री है जो आपस में लड़ते भी हैं, मगर सबसे बड़ा ट्रेड जो है चाइना इंडिया का आपस में है, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई को ट्रेड के साथ जोड़ा नहीं, उन्होंने सेपरेट रखा। तो अमेरिका नहीं है जो ऐसे डोनेशन देता जाएगा, लाजमी है वो ट्रेड के थ्रू होगा। पहले जो ट्रेड डेफिसिट था वो आपकी तरफ से ये बातें नहीं होनी चाहिए था ना कि $1.5 अरब की बजट का $1.5 मिल रहा है और $6 अरब मिल रहा है या $3 अरब मिल रहा है, तो ये ऐलानात नहीं होने चाहिए था बढ़ाई ना। और ये MOU तो देखे ना, बुर्किना फासो से भी हमने किए हुए बड़े, ये MOU इन इटसेल्फ जो है ना, ये कोई गमाजी नहीं करता किसी चीज की कि ये बहुत बड़ी कोई हमने कोई MOU होगा, मगर MOU इम्प्लीमेंट होना चाहिए। MOU कागज नहीं हो, MOU अगर इम्प्लीमेंट होता है वो टाइम विल प्रूव, क्योंकि वो स्पेसिफिक की बात है, वो नहीं है जिन्हें बार एक असूली बात होती है। इस्लामी साहब, टाइम विल प्रूव। जी जी लेकिन टाइम आपको प्रूव करेगा कि सऊदी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, चाइना के साथ हुआ, UAE के साथ होने जा रहा है, या IMF के पास अगर लास्ट टाइम जा रहे हैं, तो उन चीजों के ऊपर क्या माजी की तरह वही वादे वो जो वफा नहीं हुए या नहीं, उस मैनिफेस्टो के ऊपर, उन बातों के ऊपर अमल होता है, ये आपको टाइम प्रूव करूंगा, क्योंकि नया सेटअप है। हालांकि लोग मुझे कहेंगे कि मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ। IMF का जो प्रोग्राम था, हमेशा पाकिस्तान उसमें जाता है और वो पूरा नहीं कर पाता, फिर भाग जाता है। लेकिन पिछली हुकूमत को इतना क्रेडिट तो देंगे, वो IMF के प्रोग्राम में गए, उन्होंने प्रोग्राम पूरा किया वो कामयाबी से। ये ना कहें कि भाग जाते हैं। मैं समझता हूं कि माजी की हुकूमत में मैं खुद रहा हूं, मैं उस हुकूमत के काफी इकदाम को अच्छा भी समझता हूं, किसको गलत भी समझता हूं। हर जगह पे अगर आदमी 100% अगर परफेक्ट रहेगा तो फिर तो फरिश्ता हो जाएगा, ये नहीं है। बिल्कुल मैं आपके 100% मुत्तफिक हूं। ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब एक चीज़, अभी जो पहले बात हो रही थी और फिर चाइना पर चली गई, उस पर मैं एक सवाल आपसे सिर्फ और करना चाह रहा था, फिर आगे बढ़ते हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि जरदारी साहब को घेरा जा रहा है या विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनका तो कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला कि कौन सी
ये कौन है गैर बराई कुव्वत को बताए तो सही हाँ ना। कौन है, क्योंकि ये तो निजामी साहब के कहने का मतलब ये है कि ये तो एक आज खुद नोटिस है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है, तो आपको क्यों कौन लगता है कि विक्टिमाइज कर रहा है? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का तो ये खुद नोटिस है, किसी ने ये न तो रेफरेंस फाइल किया है, न किसी ने दरखास्त दी है, न कुछ और। पहले तो मैं ये रमेश भाई ने जो बात की कि हम लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा हम IMF में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा शोशा है। एक गवर्नमेंट कैसे ये क्लेम कर सकती है कि ये आखिरी टाइम हम जा रहे हैं, मतलब आगे की ये जमानत कैसे दे रहे हैं कि हम जी कभी नहीं IMF जाएंगे? ये किस किस्म की, मतलब ये इनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो मुल्क को सारे कर्जों से निकाल देंगे, सारी लाइबिलिटी से निकाल देंगे, ग्रोथ के पाथ पर लेके आएंगे और फिर हमें कभी भी IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मतलब ये क्लेम, लुक एट द अजीब किस्म की इनकी स्ट्रैटेजीज हैं या थिंकिंग है कि ये कहते हैं अभी हम ये लास्ट टाइम है। तो ये अगेन यही डायलॉग जो है इनको आगे जाकर ये इस पे यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाली हुकूमतों के लिए अगर ये सपोजिंग ये अच्छा काम भी करते हैं और IMF की सारी रिकवरीज भी कर लेते हैं, हो सकता है आने वाली हुकूमतों को ऐसे हालात हों कि उनको IMF के पास जाना पड़े, तो ये आने वाले सिस्टम्स या आने वाले टाइम के लिए ये कैसे फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक क्लेम कर सकते हैं कि ये लास्ट टाइम है जी। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ ये सिर्फ अपने आप को इस सिस्टम निजामी साहब वाला निकालने सवाल, के, क्योंकि उसका जवाब अगर आप ब्रेक के बाद दे दीजिए। अगर मेरी नियत होगी, अगर हमारी नियत होगी सही है, आप उसके मुताबिक प्लान कर रहे हैं, निजात दिलाना है, लेकिन उसकी तवक्को बहुत कम है पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को कि जो आप कह रहे हैं कि वो हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आप जो निजामी साहब वाला सवाल था उसका जवाब फिर एक ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, 4-5 मिनट आपसे और तो आगे चल के, क्योंकि अभी तो पहले जो वायदे किए हुए थे और चीज थी, अब तो कम से कम 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद अब पता चल गया है कि कहां खड़े हैं और कहां जा सकते हैं और कहां तक हम जो है वो रीपेमेंट कर सकते हैं। तब ये बातें आ रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों मेंबर कौमी असेंबली हैं। आरिफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो एक सवाल अभी चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, वो आप उसका जवाब दे दीजिए। निजामी साहब का सवाल था कि आखिर आपकी थिंकिंग क्या है कि अगर आप ये समझते हैं कि जरदारी साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? ये आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर इसी ज़मीन में एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ आपसे। जी देखिए, अब ये क्लियर कट इसका जवाब स्पेसिफिकली तो शायद मुश्किल होगा। मैं कहूँ कि सिस्टम कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो इमरान खान कर रहा है या PTI कर रही है। जो शख्स बैठकर चीन चला जाता है, वहाँ भी कंटेनर नहीं छोड़ता, वहाँ भी कहता है वाइट कॉलर क्राइम है। जो शख्स इधर TV पर बैठता है, कहता है कि जी मैं कान खोल के सुन लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो करप्शन वाली जो रेटरिक एक रही है, और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना था, एब्डो, जनरल अयूब, फिर जनरल ज़ियाउल हक, फिर जनरल मुशर्रफ, जब भी गैर सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सियासतदानों को इसी करप्शन की आड़ में कुचला। मैं ये हरगिज़ नहीं कहती कि करप्शन नहीं है, करप्शन बिल्कुल सिस्टमिक करप्शन है। आप करप्शन को प्रिवेंट करें, आप अच्छे ट्रांसपेरेंट लॉज लेके आएँ, और आप फिर ये नैब इस तरीके से जैसे नैब काम कर रही है कि हर बंदे को आप वाइट कॉलर क्राइम या सिविल लेवल का जो क्राइम है उस पर आप हर किसी को अगर अंदर कर देंगे। ओमनी ग्रुप ठीक है, अगर उन्होंने रॉन्ग डूइंग की है तो उनको सजा होनी चाहिए, बट डोंट फॉरगेट कि उनके बहुत बड़े मल्टीपल स्टेक्स, बिजनेस स्टेक्स हैं इस मुल्क में। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में उन्होंने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अगर उनकी पूरी की पूरी फैमिली अंदर जेल में बैठी हुई है तो ये कोई मुल्क में, इस मुल्क में कोई इंडस्ट्री लगाएगा? अच्छा, और अगर ये जो मैं आपको दावे से कहती हूँ, ये जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, ये मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेस के आप उनको पकड़ के अंदर बिठा दें, आपका मुल्क पैरालाइज हो जाएगा। मेरे सवाल का ताल्लुक वैसे ओमनी ग्रुप ही से था। जो मैं सवाल करना चाह रहा था डॉक्टर साहब, वो यही है को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो,
कि अभी तक देखें जितनी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स JIT ने जमा कराई हैं उसके मुताबिक जितनी चीज़ें जाली अकाउंट्स के साथ ओमनी ग्रुप की का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है उसमें गुंजाइश रह नहीं जाती कि एक राय कायम ना हो ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि उनका जाली अकाउंट्स के साथ क्या ताल्लुक है। अब उसमें जरदारी साहब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब भी अपने खदशे का इजहार या शिकायत का इजहार यही करते हैं, उनको अपने से ज़्यादा शिकवा नहीं है, वो कहते हैं मेरे दोस्तों को तंग किया जा रहा है। और दूसरी बात आपने जो कही कि ये इन्वेस्ट किया है इन्होंने पाकिस्तान में, तो वो कैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं कि जिसको सिंध हुकूमत अभी तक मुसलसल सब्सिडी दिए चले जा रही है और बीमार सरंदों के नाम पर उनको सपोर्ट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट पैसे दे रही है। तो जवाब देना चाहूंगा। नहीं, द क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फेक अकाउंट, ये अकाउंट्स जो नजर बन रहे हैं फालूदा, ये वो सिर्फ ओमनी ग्रुप के हैं या हर दूसरे बिजनेस हाउस के ये हैं? जहांगीर तरीन के ये थे, जहांगीर तरीन वो पर बेनामी अकाउंट्स थे जी, एक JIT, वो बेनामी अकाउंट्स थे, ये जाली अकाउंट्स हैं, दोनों में फर्क है जी। तो क्या फर्क है? तो नहीं, ये जाली अकाउंट नहीं है, ये भी वही चीज है, इसमें कोई फर्क। बेनामी कुक कौन है? जब अपने कुक के ऊपर उन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन किए, ये बेनामी है। और ये सिर्फ जहांगीर तरीन या ओमनी ग्रुप की कहानी नहीं है। आप पाकिस्तान के हर बिजनेस हाउस के अंदर जाएं, हर बड़े बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जाएं, आपको ये कहानी मिल सकती है जी। क्योंकि आपके ऐसे लॉज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि अगर मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं एक घर जो है वो 30 लाख का लिया है, तो मुझे कहते हैं कि आप ऑफिशियली कहते हैं कि आप जी 10 लाख इसका दिखाएं, तो मैं 20 लाख कहां करूं? इफ आई एम ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग, मैं कहां दिखाऊं ये अपना वाइट मनी? आई एम आस्क्ड टू हाइड माय वाइट मनी। हमारी इस वक्त प्रॉपर्टी लॉज जो हैं वो ऐसी हैं। तो इस हमारे इतने फरसूदा कवानीन है कि एक बंदा ऑनेस्टली भी बिजनेस करे तो उसको आप मजबूर करते हैं कि वो चोरी करे। तो प्लीज, बहुत सारी इसमें आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, बिल्कुल उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन आप अक्रॉस द बोर्ड करें। ये नहीं कि आप ओमनी ग्रुप अंदर हो बाकी सब बाहर हो। जहांगीर तरीन आराम से उनकी एक एस्टेट हो उधर और वो ठीक है, वो डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन JIT बिठाए ना, पता चले कि स्केल क्या है इसका। कैसे एक शख्स को 18,000 एकड़ इस टाइम में, इस डे एंड एज में 18,000 एकर्स का मालिक कैसे बन गया? और उसका आप एक जनरेशन पहले उनका बैकग्राउंड देख लें। और ऐसे कई आपके खानदान है। पाकिस्तान में आपको फाइनेंशियल सिस्टम्स आपको स्ट्रीमलाइन करने हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, आपको अच्छी जमहूरियत लेके आनी है, लेकिन आप ऐसा विक्टिमाइजेशन ना करें। इंतकाम और एहतसाब में थिन लाइन है। अक्रॉस द बोर्ड आप बिल्कुल काम करें और सिस्टम को ठीक करें, और जहां फाइनेंशियल क्राइम है बिल्कुल आप उन लोगों को बिल्कुल आप एक्सपोज भी करें और अरेस्ट भी करें। इस पर अब निजामी साहब की राय सुन लीजिए, फिर हम आपका शुक्रिया अदा कर देंगे और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं ये अर्ज करूं आपसे जी कि ये जो बीमारी है ना, ये पाकिस्तान में सरायत कर गई, ये कैंसर है जो हमारी सियासत को खा रहा है। कि हमारे सियासतदान जो है सनतकार बनने की कोशिश करते हैं, और ये कहना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि जुल्फकार अली भुट्टो की कितनी शुगर मिले थे? नाम ले जरा। नवाज शरीफ से पहले कौन से बड़े बड़े सनतकार थे? चौधरी बरादरान से पहले कौन से बड़े बड़े सनतकार थे? मसला ये है कि या सियासत करें या कारोबार करें। अब सियासत ही कारोबार बन गया हुआ है। ये मामला शुरू हुआ था अयूब खान ने जब अपने बेटों को कराया, उसके बाद जयाद आपने तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कि जनाब इतनी शुगर मिलने लगा लें, आप इतना ये कर लें, उतना ये कर लें। फिर मेरा सवाल ये है कि भी मैं फिर जिक्र करूंगा कि मुझसे किसी ने पूछा अभी मैं कि पाकिस्तान के इंटरव्यू किया उन्होंने मुझे टीवी पे, इकोनॉमिक डेली जो उनके, कि जी पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? वाकई यार मुझे कुछ समझ नहीं आई कि सिवाय ग्रे क्लॉथ जो टेक्सटाइल बनाते हैं हम, या थोड़ा बहुत टेक्सटाइल पे हम कोई थोड़े से वो जो लॉन जॉन बना लेते हैं, और बाकी कोई थोड़ा सा हमको ये चादरें और तौलिए बना लेते हैं, बाकी क्या है? चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के। हम ये तो कहते हैं निजामी साहब दूसरी चीज मुझे बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट जो है हमारी वो नहीं बढ़ रही। हमारी एक्सपोर्ट का लेवल क्या है? एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है हमारे पास? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तो लोगों ने ये किया हुआ है कि जगीरें रखी हुई है, वहां से अपने पैसे निकाल के आप ये शुगर मीटर लगाते हैं और अपने जेबें भरते हैं। टेक्सटाइल मिल एक और एक लॉबी है, और पाकिस्तान की
टेक्नोलॉजी में और बाकी फील्ड्स में इसी तबके की वजह से कोई तरक्की नहीं हो सकी। तो जब तक ये दो चीजें, एक तो तरक्की का मामला, दूसरा ये है कि खान साहब को चाहिए, पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे लॉज बनाए जिसके तहत ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला खत्म हो, लेकिन ये होगा नहीं। उसकी वजह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि उनकी भी टीम में ऐसे ही हमारे यार दोस्त बैठे हैं जो बाकी लोग, बाकी सियासी जमातों में। जी आप कहिए रमेश कुमार साहब। असद पहली चीज तो ये निजामी साहब ने जो बात की, मैं समझता हूँ इकोनॉमिकल रिफॉर्म आना चाहिए। जो मेरी बहन ने भी बात की ये प्रॉपर्टी वाली, ये इसाक डार साहब के टाइम पे भी मैंने बात की थी और ये बिल्कुल हकीकत है। हकीकत ये है कि 1 करोड़ पे में जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑटोमेटिक हम ये रास्ता दिखाते हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ चल रही है। मगर लास्ट टाइम जब ये इसाक डार ये करने जा रहे थे तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मुखालफत पीपल्स पार्टी ने की कि ये नहीं होना चाहिए। इवन सिंध के अंदर आज भी जो एफबीआर की जो पॉलिसी है वो अलग एफबीआर के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ में रजिस्टर्ड होती है तो सिंध गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को कहती है नहीं वो 2.5 करोड़ की है, वो 2.5 करोड़ के हिसाब से टैक्स लेती है और एफबीआर का उसका 3% एक्स्ट्रा लिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये रिफॉर्म के लिए आगे 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 इन चीजों के लिए आपको सबको बैठ के रिफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। रही बात इसकी कि भाई ये जेआईटी है क्यों, उसके ऊपर मैं समझता हूं हर चीज का स्कोप होता है। इस वक्त जो एफआईए के अंदर जो चीजें आई है, अगर जहांगीर तरीन साहब वाले केस में उसकी अगर उन्होंने छुपाई तो उनको आपने देखा कि उनको नाहली फेस करनी पड़ी 62-63 के तहत, जबकि उनके पास उसके एविडेंस से उसने सिर्फ शो नहीं किए थे। जब ये अभी रिव्यू अपील में गया तो उन्हें कहा मेरे पास उस चीज के एविडेंस हैं कि मेरी ये कैसे पैसे गए, मगर उन्हें कहा कि आपने पहले क्यों नहीं दिखाए, फैसला आ गया है। मगर ये जो चीजें हैं ये और चीजें हैं। ये जेआईटी जो बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये केस ऐसे ही चलता रहा। जब ये केस बढ़ता गया, एफआईए ने खुद जब इसको ब्रीफ किया तो 35 अरब से शुरू हुआ था और पता नहीं 400 अरब रुपए की बात हो रही है। 35 अरब रुपए से मामला शुरू हुआ था और नहीं 400। एक और बात बताओ, ये जो ठेकेदारों की बात चल रही है ना, जी 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 ये जो ठेकेदार कह रहे हैं ना कि ये जो ठेकेदारों ने और ओमनी ग्रुप का जो कई सारे इस किस्म के ठेकेदार, मुझे खुद पता है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे सिंध में। बताएं, मैं नाम लेकर बताऊं, जो बड़ी बड़ी ठेकेदारी करते हैं, बताएं ना, जो बड़ी बड़ी टैक्स इवेजन करते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे कोई हो। मैं इनको रमेश भाई को बता दूंगी, उनको पता है। जो बंदे इन्वॉल्व होते हैं उनको सजा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सियासत के नाम पे छुपे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हर ठेकेदार, हर बंदा इनके साथ है अभी और उनको टिकटें दी हैं इन्होंने। राइट जी, आखिर में निजामी साहब मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अदालत ने पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि वो निकात बताएं इस मुकदमे में जो जिन पर आपको एतराज है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी एतराज मुझे इस बात पर है इस फैसले में कि ज़राए आमदन की तफसील ना तो बताई गई है और ना ये जायदाद की बताई गई कि इसकी मालियत क्या है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये तो आपने इस्टेब्लिश करना था कानून के मुताबिक, ये आपने करना था जो कि नहीं किया, ये तो आपका एतराज़ ही ठीक नहीं है। तो इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर एक एग्रेसिव बिहेवियर का इजहार किया चीफ साहब ने और कहा कि आपके दलाइल जो हैं वो कमज़ोर हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि एक दफ़ा फिर ख़तरे की अलामत बन सकता है ये केस? निजामी साहब आखिरी मिनट है इस पर। नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई खतरा था ना, ये एक केस है, फिर इससे आगे 2 और केसेस हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने धर लिया हुआ है, अगर उनके पास अभी तक कुछ मिला नहीं उनको। तो ये बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, आफ्टर ऑल ये फैसला इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस नसरुल्लाह ने दिया था ना ये फैसला। अब वो उसके अंदर ये तो कानूनी ही तौर पे ही बताया जा सकता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो फैसला है वो तो बड़ी सराहत से कहता है कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। सबसे पहले तो मीन्स ही मुतय्यन नहीं हो सकती कि मीन्स है कितनी, फिर उसके बाद ये फैसला आएगा कि वेदर दे वर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स और नॉट। लेकिन फैसले में कतई तौर पर लिखा हुआ, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो नजर आता है कि वो जो अपील वाला मामला जो है उसको दोबारा सेटिसाइड करके करना शायद मुश्किल होगा बड़ा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निजामी साहब आपका भी, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, डॉक्टर रमेश कुमार, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।